हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 4 जो कि क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु एवं अधातु पर हमने परिचर्चा की। अब हम उसके जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों के रूप में, चादरों का मतलब होता है सीट के रूप में। जैसे ये एक बुक है, ये जो पहला पेज आपको इतना पतला दिख रहा है वो क्या है, वो एक सीट है। सीट का मतलब होता है पेपर, ठीक है। तो पेपर के रूप में, जैसे धातु को मैंने बताया था पीट कर, तो उसको मैंने क्या बताया था, आघात वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो निम्नलिखित ये किसका गुण था, मैंने बताया था ये था मेटल का गुण, ठीक है। लेकिन जो मेटल का मतलब धातु का, लेकिन जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो जो है ये गुण नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या फाइंड कर लेते हैं, हम लोग अगर ये फाइंड कर ले कि इसमें से धातु कौन सा है, तो हमारा आंसर तो मिल ही जाएगा ना। जिंक क्या है, जिंक मैंने उसमें एग्जाम्पल भी लिया था, जेडेन, जस्ता। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक अधातु है, ठीक है। सल्फर भी एक अधातु है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो आप लोग जानते ही हैं गैस है, तो अधातु ही होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा धातु है, जिंक। जिंक को मतलब हम पीटकर चादर के रूप में ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिंक की पतली चादरें आप लोगों ने अपने घरों में या कहीं पर देखा जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, सही गलत। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, तन्य का मतलब डक्टाइल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लोहे की या तांबे की तार देखी होगी, तो तार को पतले रूप में से तान कर बनाया जाता है, जैसे रबड़ को आप लोग तानते हैं, वैसे धातुओं को भी तो ऐसे बड़ा किया जा सकता है। अगर आपने कभी सुना होगा तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु भी गोल्ड ही है, यानी सोना ही है, ठीक है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, हाँ सभी धातुएं तन्य होती हैं। मैंने इस जो धातु की प्रॉपर्टी बताई थी उसमें ये शब्द मेंशन है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, नहीं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। जैसे आप लोगों ने लड्डू देखा होगा, लड्डू को हम लोग जब थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो फूट जाता है, फूट का मतलब चूर्ण के रूप में आता है। वही क्या है कि वही है भंगुरता, ठीक है, ब्रिटैलिटी। तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं, ठीक है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, हाँ सामान्यता नहीं, हमेशा 100% सही है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा गैलियम का, पारा का, वो तो द्रव रूप में होती हैं। तो द्रव रूप में क्या होता है कि वो तन्य नहीं रह जाती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिखा है क्या, सभी धातुएं, सभी धातुएं हम लोग नहीं कह सकते कि तन्य होती हैं। जैसे Hg, Hg क्या है, पारा, मरकरी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में जो नीचे का निब होता है वो पारे का ही बना होता है, ठीक है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपका सही है, ठीक है। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, देखिए नहीं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर ही होती हैं। ऐसा कोई अभी तक अधातु नहीं पाया गया है जो तन्य हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ धातुएं तन्य नहीं होती हैं। निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें में क्या भरना है कि फास्फोरस कैसी धातु है, ठीक है। तो फास्फोरस बहुत क्रियाशील, मैंने बताया था कि अगर फास्फोरस को पानी से, फास्फोरस को सामान्यतः पानी में इसलिए रखते हैं कि अगर हम उसको बाहर लेके आए वो तुरंत जलने लगती है, ठीक है। तो बहुत क्रियाशील धातु है, क्या है, बहुत क्रियाशील अधातु है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है कि धातुएं ऊष्मा और रिक्त स्थान की
डॉट डॉट होती हैं। ठीक है, तो धातु जो है हम जानते हैं कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, धातु और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, आयरन कॉपर की अपेक्षा, देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्रियाशीलता का क्रम, यानी धातुओं, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ आपको तो समझ में आएगा, जिससे ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, यानी कि जैसे कि कक्षा 9 में जो चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, जो कक्षा 10 में चैप्टर है धातु एवं अधातु, कक्षा 11 में चैप्टर है विद्युत रसायन, उसमें आप लोगों को ये याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अगर अभी याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये है धातु की क्रियाशीलता का क्रम। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, फेरस का मतलब आयरन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये मरकरी, एजी यानी कि चांदी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जैसे देखो, अगर मैं Mg के कोई यौगिक को Ca, जैसे कि Ca प्लस MgOH का होल ट्वाइस लेता हूँ, ठीक है, ये क्रिया कर देगा, यानी कि ये इसको बगल कर देगा, ये इसका यौगिक होता है, ये Ca लेके भाग जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम की दुल्हन को Ca नाम का दूल्हा लेके चला जाएगा। लेकिन अगर Ca की दुल्हन है तो वो मैग्नीशियम नहीं लेके जा पाएगा, यानी कि जो नीचे वाले की दुल्हन है वो ऊपर वाले की दुल्हन के साथ, यानी कि जैसे कोई गरीब आदमी होता है या कोई जो नीचे का तबका होता है वो ऊंचे के तबके के साथ भागने के लिए तैयार रहती है, पर ऊपर का कोई आदमी, ऊपर की कोई औरत नीचे के तबके के साथ नहीं भागती है। वही जो रूल अपने समाज में है ना, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, नीचे की मेहरारू को, नीचे की दुल्हन को ऊपर वाला लेके भाग सकता है, पर ऊपर की दुल्हन को नीचे वाला लेके नहीं भाग सकता है। ठीक है, तो इसी बेस पे आप में कई सारे क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे कि है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है, यानी कि आयरन जो है कॉपर की दुल्हन को लेकर भाग जाएगा तो मतलब वो अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं भाग पाएगा तो कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं। देखिए, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, और हम चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या कर सकता है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि आयरन दुल्हन लेके भाग सकता है। ठीक है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती हैं? देखो, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि उसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, मैंने जब आपको थ्योरी कराई थी उसमें साफ साफ ये पॉइंट मेंशन की थी और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक भी किया था। ठीक है, और मैं वो भी बता दूं कि वो जो गैस निकलती है वो फट फट की ध्वनि के साथ दगती भी है। ठीक है, जैसे मान लो ये गैस के रूप में ऐसा बुलबुला सा निकल रहा है, मैं सुई लेके इसके साथ खेल रहा हूँ, मैंने इसमें ऐसे सुई चुभा दी तो ये फट की ध्वनि के साथ दग जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा गैस है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि कथन सही है तो टी का प्रयोग और गलत है तो यफ का प्रयोग। टी का मतलब होता है ट्रू और यफ का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो सामान्यतः अधातु अम्लों से अपक्रिया करती हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो सभी धातुओं से ऊपर है। ठीक है, तो सामान्यतः तो नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है, धातु है, हाँ, क्योंकि हम लोग सोडियम को मिट्टी के तेल में इसीलिए तो रखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा उसको बाहर निकालेंगे तो वो जलने लगता है। मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल भी आपको बताया था कि उसका जो पैर का हिस्सा है वो जल जाता है इसी सोडियम के कारण। ठीक है, सोडियम को यने, ठीक है, यने का मतलब होता है नाइट्रियम। ये क्या होता है, ये ग्रीक शब्द होते हैं। जैसे हम लोग में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी को भी कह देते हैं कि ये केला है, ये कुछ है, लेकिन बाकी के देशों में उसे किसी और नाम से जाना जाता है, पर विज्ञान में जो ये सब है उसको एक कॉमन कर दिया गया कि इसी नाम से आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये देसी शब्द नहीं है,
ये है विदेशी शब्द, यानी कि ये सभी देश फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ठीक है, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। देखो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो क्या सोडियम बहुत अक्रियाशील धातु है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर पाएगा? देखिए ये क्वेश्चन इसी के बेस पे करना है। देखते हैं कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है, ठीक है। देखिए ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। तो जिंक विस्थापित कर सकता है कॉपर को, पर कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। मैंने बताया कि ऊपर वाला दुल्हन ले जा सकता है पर नीचे वाला दुल्हन नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर सकता है? नहीं, क्योंकि जिंक का जो दुल्हन है, यानी कि मान लो ZnSO4 है, ठीक है, और प्लस मैंने कॉपर की क्रिया कराई, ये क्रिया पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इसका अटैचमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये Zn हो गया, ये SO4 हो गया, तो इसका जो ये अटैचमेंट है वो कॉपर के अटैचमेंट, कॉपर के लगाव से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि कोयला, कोक, ये सब कार्बन के रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? कार्बन के रूप होते हैं, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक ब्लैक, ये भी एक कार्बन का ही रूप है। अगर मैं इसको जलाऊं तो ये भी एक कार्बन का रूप है। हमारा जो शरीर है वो भी कार्बन का ही बना है, ठीक है। तो उसे हम इसे क्या मैं अपने शरीर को ऐसा खींचकर तार का रूप दे सकता, मतलब पतला रूप दे सकता हूँ? नहीं। मैं इसे खींचकर पतले तार के रूप में बना सकता हूँ? नहीं। और वैसे भी कार्बन एक अधातु है, और अधातु को हम तार का रूप का मतलब होता है तन्य, तन्यता, ठीक है। क्या होता है? तन्यता, डक्टाइलिटी, ठीक है। तो हम खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है? नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हमें इसमें क्या बताना है कि नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर, मतलब कि मैंने जो आपको प्रॉपर्टी कराई थी उसी के बेस पे हमें धातु और अधातु के बारे में बताना है इसमें, ठीक है। दिखावट, दिखावट का मतलब होता है धातु कैसे दिखती है। पहले मैं आपके सामने धातु एवं अधातु दोनों का एक एग्जाम्पल रखता हूँ। देखो ये मेरे सामने दो चीज़ें हैं, ये एक धातु है, अगर मैं इसको स्टील बनूँ तो ये तो मिश्र धातु है। मैं आपको सिंपल धातु लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक धातु है, ये जो की है, जो चाबी है, ये धातु है, ये प्लास्टिक अधातु है। देखते हैं दिखावट कैसी होती है। दिखावट में ये क्या होता है, ये हमको सख्त दिखता है, मजबूत दिखता है, पर ये कोमल दिखता है। देखो मैं इसको ऐसे दबा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं दबा सकता, ठीक है। तो ये मजबूत होती हैं। ये क्या होती हैं? ये कमजोर होती हैं, ठीक है। कठोरता, कठोरता इसमें ज़्यादा होती है, इसमें इनकी अपेक्षा कम होती हैं, ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि चादर के रूप में, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने बक्सा देखा होगा, बक्से जो बनाए जाते हैं लोहे को पीट कर ऐसे चादर का रूप दे के बनाया जाता है। जैसे कि कुल्हाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जैसे लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसको पीट कर पहले लोहे को गर्म करते हैं लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना? 1200 डिग्री सेल्सियस। जिस ताप पर पानी उबलता है उसका 12 गुना, ठीक है। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पहले उसको गर्म करते हैं, फिर जब लोहा रेड कलर का हो जाता है, रेडिश हो जाता है, बहुत लाल हो जाता है, तो उसको जो लौहकार होता है वो पीट कर जो है उसे कुल्हाड़ी का, फरुए का रूप देता है। तो वही है, तो धातुएं आघात वर्तनीय होती हैं, ठीक है, पर ये नहीं होता है, ठीक है। सामान्यता होती है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो धातुएं हैं वो आघातवर्धनीय हों। जैसे कि मैंने बताया था Hg, पारा, पारा जो तो द्रव के रूप में होता है, ठीक है। पारा द्रव के रूप में होता है, तो हम उसको शीट के रूप में यानी कि पतले चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। और गैलियम हो गया, पारा हो गया, ऐसे बहुत सारे धातु हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऐसे आघातवर्धनीय नहीं कह सकते, उन्हें तन्य भी नहीं कह सकते। तो सामान्यता जो है आघातवर्धनीय धातुएं होती हैं पर अधातुएं नहीं होती हैं।
तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में, डक्टाइलिटी। जैसे आप लोगों ने तांबे का तार देखा होगा। तांबा क्या है? तांबा एक धातु है, मैंने उसको खींचकर तार का रूप दे दिया, ठीक है। अधातुएं में से कुछ अधातु, जैसे रबड़, रबड़ तो तन्य होती है, पर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी साइंस में लिखी गई है वो तन्यता धातु तो होती है, सामान्यता होती है। सामान्यता होती हैं, पर ये नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पर अगर मैं डिबेट करता हूँ या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कोई कहे कि होता है, मुझे कोई एग्जांपल दो, तो आप लोग रबड़ का एग्जांपल दे सकते हो कि रबड़ तो तन्य होता है, ठीक है। पर जो एग्जाम में बोलेगा वही करना, अपने मन से ना झोंकना, ठीक है। ऊष्मा चालन, मैंने बताया कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती हैं, ठीक है, तो होती हैं चालक। लेकिन जो देखो अधातु में ग्रेफाइट को छोड़ दें, ग्रेफाइट एक सिंगल ऐसा अधातु है जो ऊष्मा का चालन करता है। जैसे कि पेंसिल आप लोगों ने देखी होगी, जो पेंसिल की ये जो निब होती है, जो नोक होता है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप पेंसिल को पहले पूरा छील दो या दोनों तरफ छील दो ऐसे ऐसे, तो जो पेंसिल की दोनों निबें हों, अगर आप उसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस पर कोई तार लगाएंगे, तो अगर आप कोई मोटर या कोई भी यंत्र लगाएंगे तो वो चलने लगेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करते हैं, पर ऊष्मा का चालन वो भी नहीं करती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सामान्यतः। सामान्यता वर्ड हर जगह लगाएंगे, क्योंकि आदर्श तो मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ में आदर्श लग गया तो वो चीज़ है ही नहीं। कोई व्यक्ति भी आदर्श नहीं होता, कोई वस्तु भी आदर्श नहीं होती, आदर्श किरण नहीं होता, मतलब आदर्श कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सामान्यता होती है, सामान्यता, ठीक है, और ये नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। मैंने कहा जो विद्युत चालन होती है उसमें ग्रेफाइट जो क्या है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आप लोग इसको देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब मैं एक्सरसाइज कराया करूं तो आप लोग बुक लेके बैठा करो। उससे क्या होगा कि आप लोग मेरे साथ पहले बुक में भरेंगे, फिर उसको मेरे साथ रिवाइज करेंगे, फिर जब आप लोग दोबारा उसको पढ़ेंगे, जो मैंने कहानियाँ सुनाई रहती हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिए रहते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको तुरंत याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने? देखो, इसमें उपयोग के बारे में बताया गया है। जैसे आप लोग खाते हैं क्या? चिप्स खाते हैं, या आप लोग भोजन जब करते हैं जहाँ स्टॉल लगी होती है वहाँ पर एक पन्नी बिछाई जाती है, वो पन्नी किस चीज़ की होती है? कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। वो होती है एल्यूमिनियम की पन्नी, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है एल्यूमिनियम फॉइल। फॉइल का मतलब होता है पन्नी, ठीक है। तो इसके बारे में, उसी के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए, मतलब कि वहाँ एल्यूमिनियम की पन्नी क्यों इस्तेमाल होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी वही आपका है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है, क्यों? देखो, एल्यूमिनियम जो है वो वातावरण से क्रिया करके क्या बना लेता है? जैसे कि वातावरण में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, तो ये बना लेता है क्या? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। इससे क्या होता है? इस पे आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, ये अपना रूप नहीं चेंज करेगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहेगा। तो जो पदार्थ उस पर आप रखोगे ना वो खराब नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या प्रश्न आता है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग फिर से अपना वही सारणी देखते हैं। देखिए, मैंने सारणी ये रही मेरी सारणी, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा प्रश्न क्या था? कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, मतलब कॉपर क्या जिंक की दुल्हन को लेके भाग सकता है कि नहीं, ये पूछा है। देखो, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर नहीं लेके भाग सकता, ठीक है। और इसमें क्या कहा है?
कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, सही है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक का अपने यौगिकों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट यानी कि प्रबल बंध होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉपर है वो उतना बंध उन यौगिकों के साथ नहीं बना पाता है जितना कि जेडेन बना पाता है, जिंक बना पाता है। इसलिए जो कॉपर है जिंक के लवणों को उसके विलयन से स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन कहा है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। देखो, इसका उत्तर मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे मिल जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इतनी क्रियाशील हैं कि अगर आप इसे मिट्टी के तेल से निकालते हैं ये तुरंत ब्लास्ट करने लगता है, मतलब जलने लगता है, और इतनी ऊष्मा देता है, इतनी ऊर्जा देता है ना कि आपका हाथ तुरंत जल जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या क्या है कि क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पत्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो अम्ल का काम करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, वैसे नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। तो सिट्रिक अम्ल जो है धातु से क्रिया करके एक विषैला सा पदार्थ बना देता है। और जैसे दही को हम, अगर आप लोगों ने दादी या मम्मी की आपने बात सुनी होगी तो मम्मी कहती हैं कि लोहे के बर्तन में या धातु के बर्तन में दही मत रखो। क्यों? क्योंकि जो दही है वो उस बर्तन के साथ क्रिया करके एक जहरीला सा पदार्थ बना देता है, जिसको खाने पे या तो आप बीमार हो जाओगे, या तो आप अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं तो आप स्वर्ग से धार जाएंगे। ठीक है, तो हम नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नींबू के अचार में हम लोग जानते हैं सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेगा, जिससे कि कल्याण हो जाएगा, मतलब कि मृत्यु होने के चांसेस हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलाना है। मतलब कि क्या, मतलब ये धातु का नाम है, धातु या अधातु का नाम है। इसमें क्या दिया गया, इसका उपयोग। ठीक है, मुझे इस कॉलम से इसमें मिलाना है कि क्या गोल्ड का प्रयोग इसमें किस चीज़ के लिए किया जाता है। सोने का आभूषण आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सोना बहुत महंगा इस समय। ठीक है, तो सोने का प्रयोग कहाँ करते हैं? आभूषण बनाने में। अपनी गर्लफ्रेंड को दिया होगा अंगूठी, चैन। ठीक है, तो आयरन का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, पहले हम लोग करते हैं कि आपको कैसे आसानी से इसको कर सकते हैं। हम लोग तांबे के तार के बारे में सुनते हैं, क्योंकि तार तो बेसिकली किसी भी पदार्थ का बनाया जा सकता है। जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि अगर सिल्वर का प्रयोग करें तो बिजली चुटकियों में आपके पास पहुंच जाएगी। हम लोग लेकिन चांदी का प्रयोग करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि चांदी महंगी है, चोरी हो जाएगी। ठीक है, चांदी की अंगूठी तो आप लोग संभाल नहीं सकते, चांदी के तार बचा लोगे? यहाँ तो तांबे की तार चोरी हो जाती है, तो चांदी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग कॉपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिजली के तार के रूप में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो थर्मामीटर होता है उसकी जो निब होती है वो पारा यानी कि Hg यानी मरकरी से ही बनता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मरकरी का प्रयोग होता है थर्मामीटर बनाने में। और खाद्य सामग्री लपेटने मैंने बताया एल्यूमिनियम का ही प्रयोग होता है। ठीक है, कार्बन का प्रयोग ईंधन के रूप में। देखो, इस पे आप लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे? आपका जो अगला चैप्टर है कोयला और ईंधन या दहन एवं ज्वाला, यानी कि आगे के जो चैप्टर हैं, जो इसके बाद का शायद चैप्टर है, उसमें आप लोग कार्बन के बारे में इतना डीप में पढ़ेंगे ना कि आप लोग को तो कार्बन तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और आयरन का प्रयोग कौन सा बचा? मशीन के रूप में। इसमें अगर आप लोगों ने, तो आप अगर फिजिकली यानी कि गाँव से जुड़े होंगे, घूमते टहलते होंगे, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ईजी था। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? देखो, क्या होता है जब, यानी कि क्या होता है जब आपकी दुल्हन भाग जाती है? तो आप रोने लगते हैं ना। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है तो आप लोग कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी। फिर जाते हैं घर पे, पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद हाँ कैसी हो, मतलब होता है ना। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से अभिक्रिया की जो मैंने आपको क्रम बताया था धातुओं का अभिक्रियाशीलता का, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं फिर से लिख देता हूँ ना, आपको भी दोबारा देखने को मिलेगा। देखो,
पहले था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe होता है, ठीक है, Fe, फिर सिलिकॉन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आता है कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर सोना, फिर प्लेटिनम, ठीक है। इतने पे ये पूरी धातु अधातु की कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे देखने को। तो क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। ये H2SO4 क्या होता है, ये एक अम्ल होता है। तेजाब जानते हैं, तेजाब इसी का बनता है तेजाब, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन का यौगिक, हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। हाइड्रोजन की दुल्हन को तो लेके कॉपर भाग नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है। तो क्या होता है इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होता है इसमें, हम लोग क्या कहते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। आगे क्या कहा है कि लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, यानी कि जो लोहे की कील है वो कॉपर सल्फेट का विलयन। देखते हैं कि लोहा कहाँ है, कॉपर सल्फेट कहाँ है। लोहा ये रहा, कॉपर सल्फेट ये रहा। तो लोहा तो प्रबल है, लोहा तो अमीर है, कॉपर की दुल्हन लेके भाग जाएगा। तो इसका मैं रिएक्शन आपको करा देता हूँ। देखो जैसे Fe लोहा प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, क्रिया होकर क्या बनेगा, Fe जो है इसकी दुल्हन को लेके भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4, और कॉपर अकेला, मेरे दुल्हन कहाँ गई, भाग गई, ठीक है। तो लोहा कॉपर सल्फेट से क्रिया कर कर फेरस सल्फेट, ठीक है, बना लेता है और कॉपर को बाहर कर देता है। मैंने आपको समीकरण दे दिए हैं, ठीक है। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ये आपका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब है कि आप लोगों में से किसी का नाम ले लिया, आप लोग अपना नाम एज्यूम कर लीजिएगा। तो सलोनी नाम की एक लड़की है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। लकड़ी, प्लास्टिक, मानव शरीर, ये सब तो कार्बन ही है, मैंने बताया था। तो कार्बन को उसने जलाया। जलाना का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। इसकी खोज किसने की थी, लेवाइसिए, विज्ञान के पापा, ठीक है। वो विज्ञान के पापा हैं, दादा हैं बर्जीलियस और पापा हैं कौन, लेवाइसिए। तो उन्होंने बताया था कि कोई पदार्थ जलता कैसे है। देखो लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसे हम लोग जलना नहीं कहते, लेकिन कार्बन जब क्रिया करता है तो जलना कहते हैं। लोहा देखो जलने के लिए उसमें ऊष्मा आनी चाहिए हमको बाहर और ऊर्जा होनी चाहिए, पर जब लोहा का संचरण यानी कि जब लोहे पे जंग लगता है ना हमें ऊष्मा मिलती है ना हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें ऑक्सीजन से क्रिया तो करनी है, प्लस हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिले, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी मिले। तो ये क्या बनता है, कौन सी गैस बनेगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसने पूछा है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। देखो गैस की प्रकृति क्या होती है, गैस की प्रकृति होती है कि लक्षण। CO2 कैसा है, CO2 हमें दिखता नहीं, ठीक है, उसका हमें गंध पता नहीं, यानी कि गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, और ये एक परमाणु को त्रिपरमाणु होती है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी है, आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में ही लिखना है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो आप इसको जल से क्रिया करा दीजिएगा। तो देखो इसके रिएक्शन जो मैंने आपको अभी बोला कि जल से क्रिया करा देते हैं तो कार्बोनिल अम्ल बनता है। और अम्ल की पहचान आप लोग ऐसे 7th मैंने आपको पढ़ाया था कि आप ऐसे चट करके या चाट करके या लिटमस पेपर का प्रयोग करके जान सकते हैं, ठीक है। चाटने का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा सा सिरका खाते हैं तो खट्टा लगता है, मतलब कि अम्ल खट्टा होता है, लेकिन सभी अम्ल ऐसे नहीं होते, खट्टे होते हैं। तो लिटमस का प्रयोग बाद में आया था। देखो उसके बारे में कभी शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों ने 7th की बुकें पढ़ी होंगी तो 7th में पूरा एक चैप्टर ही था, ठीक है। तो उसकी प्रकृति कैसे पता लगा पाएगी, उसकी प्रकृति ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और जल से क्रिया करने पर ये अम्ल का रूप ले लेता है। तो ये 3 से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अपक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। मैंने लिख दिया। अब शब्द समीकरण का क्या मतलब होता है कि आप इसको शब्दों में लिख लो। मतलब कि जैसे कि मैं लिख देता हूँ कार्बन
ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है, हम लोग जानते हैं, तो आप लोग यहाँ जी लिख देंगे। तो मैं इसका शब्द समीकरण में लिखता हूँ, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका शब्द समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो उसका शब्द समीकरण होता है कार्बन, देखो वो था उसका सिंबॉलिक रूप यानी कि प्रतीक के रूप में। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, जिससे कि हमें बार बार ऐसे कार्बन ना लिखना पड़े, इतना समय ना बर्बाद हो, ठीक है। तो हम लोग ये होता है इसका शब्द समीकरण। मैं शब्द समीकरण लिखता हूँ केवल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोग जानते हैं गैस का रूप है, तो गैस का स्पेलिंग क्या होता है, GAS, गैस। तो मैं इसको ऐसे जी लिख देता हूँ, ठीक है। इसको स्मॉल लेटर में लिखिएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी तो गैसी के रूप में होता है। तो ये जो बना, ये जो रिएक्शन है, ये है उसका शब्द रूप। अगर आप देखो इतना लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर, आपको चांसेस है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा। लेकिन आप अगर ये दोनों लिखते हो तो आपको 2 में से 2 वो देगा ही देगा, उसकी मजबूरी है, वो देगा, ठीक है। कोई भी टीचर वो देगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे वो पर सब दया करते हैं, ठीक है। तो अगला क्या क्वेश्चन है, अगला भी एक प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है। जैसे उसमें कौन से, उसमें सलोनी थी, ठीक है। इसमें कौन है, इसमें रीता है, ठीक है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, मम्मी के साथ झुमका लेने गई, हार लेने गई, ठीक है। तो विक्रेता की दुकान पर गई, उसकी माँ ने सुनार को नहीं भाई खरीदने नहीं गई है, तो उसने झुमका लिया था बॉयफ्रेंड से अपने, तो उसको साफ कराने गई कि भाई नया कर दो, ठीक है। तो उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हैं तो सोने की पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वो आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। सोना पहले था 5 किलोग्राम, 5 किलो का नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं, मान लो 20 ग्राम का था, ठीक है। सोना कितने का था, 20 ग्राम का। जब लेके आई सोने की दुकान सफाई करवा के, वो हो गया 19 ग्राम। कितना हो गया, 18 मान लो, 18 ग्राम का हो गया। तो इतना मैल था उस पर, इतनी गंदगी थी उस पर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया गंदगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, 2 ग्राम गंदगी ही, सफाई नहीं करती थी, नहीं। उसमें गंदगी मान लो बहुत कम था, मतलब कि 0.000 समथिंग। लेकिन उसने किया क्या कि जो सुनार है इसने की गद्दारी, इसने दगा कर दिया, चोरी कर ली इसने। किया क्या, देखो ये पहले गाँव में भी होता था कि ऐसा एक द्रव आता है, क्या, कौन सा द्रव, उसे कहते हैं अम्लराज। यानी उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ। उसका फार्मूला होता है 3HCl.HNO3, ठीक है। 3 हाइड्रोक्लोराइड का अणु और 1 नाइट्रिक अम्ल का अणु। इसमें क्या होता है कि इसमें डुबोकर जब रखते हैं तो जो थोड़ा सा सोना है, सोना वैसे तो बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा सोना है वो इससे क्रिया कर लेता है और क्रिया करके वो उसी द्रव में घुल जाता है, ठीक है। और जब वो से सोना इसे मान लीजिए, इसमें मान लो ये मेरा सोने का पेन है, वैसे है तो काला काला ही, और इसमें अम्लराज है, तो मैंने इसको ऐसे डुबोया, तो होगा क्या, इसमें की कुछ मात्रा इसमें चली जाएगी, इसकी कुछ मात्रा इससे क्रिया कर लेगी, तो वही होता है, क्रिया कर लेता है, तो थोड़ा सा सोना नीचे उस द्रव में बैठ जाता है। उसके बाद जब सोना निकलता है वह सफ़ा तो होता है पर कुछ भार सोने का कम हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं, हाँ, क्योंकि सोनार ने लूट लिया। मतलब कि सोनार ने जिस द्रव से उस सोने के गहने को साफ किया उसमें कुछ सोने की मात्रा चली गई, उससे क्या हुआ कि सोने का भार कम हो गया। देखो मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ, पर वो रिएक्शन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके नॉलेज के लिए केवल बताऊँगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे मैं 3HCl, देखो 3HCl प्लस HNO3, ये क्रिया करता है, बनाता क्या है, NOCl यानी कि नाइट्रोसिल। देखो ये रिएक्शन इंटर का है यानी 12th का है, ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे आप लोग में होते हैं ना एडवांस टॉपर, उनके लिए ये, ठीक है। तो वो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा H2O बनता है, पानी, शुद्ध पानी, और थोड़ा सा बनता है, एक होता है क्लोरीन,
ये क्लोरीन का अणु बनता है। तो इसमें हम जब लोग सोने को, यानी कि वो जो दुल्हन को दिया गया था या जो गर्लफ्रेंड को दिया था सोना, उसको जब इसमें डालते हैं ना तो करता क्या है, वो ऐसा क्रिया करता है। देखो ऐसे मान लीजिए सोना Au, तो जैसे यहाँ एक होता है ना, वैसे कई अणु उसमें होते हैं। तो ये 3 Cl लेता है अकेला, तो ये 3 Cl लेता है, बनाता क्या है AuCl3। क्या बना है AuCl3, ठीक है। ऑरम क्लोराइड, Au का मतलब होता है ऑरम, ये बनता है ऑरिक क्लोराइड। ऑरम का मतलब होता है संयोजकता कम, यानी कि जब AuCl2 हो उसे बोलते हैं ऑरम क्लोराइड, लेकिन जब Cl3 हो तो उसे बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये इतना जो सोना बना ये तो क्रिया कर लिया, और जो निकल गया सोना वो तो शुद्ध हो गया। तो ये जो AuCl3 का रूप ले लेता है वही होता है जो भार कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा द्रव तैयार, ये हो गया मेरा सोना, ठीक है। मैंने इसमें डुबोया है ऐसे ही सा, इसमें से कुछ गिर गया तो क्रिया कर लिया, क्रिया कर क्या क्या बना लिया आरिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसी कारण जो है एक दिन जो रीता है वो अपना सोना गंवा बैठती है। तो ये था आपका चैप्टर का एंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजना, ये आप लोग में किया जाता है, आप लोग खुद मतलब बच्चे करते हैं, ठीक है। अगर किसी दिन आपको कोई दिक्कत हुई तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर का एंड, ठीक है। चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर हो गया एंड। आशा करता हूँ मज़ा आया, फील हुआ चैप्टर, बिल्कुल सर मज़ा आ गया, हैप्पी। ये चैप्टर की एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो कोयला दहन एवं ज्वाला का चैप्टर है उसकी थ्योरी करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ना मज़ा आया हो तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा और आपको फन दूंगा, नॉलेज भी दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पिन करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सीट के रूप में, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। और जो दोस्त आपके कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे उनका भला हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।